नमस्कार दोस्तों, 26 मार्च 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ है, जो एग्ज़ाम लिया गया है लाइन परिचालक के लिए, जिसको हम लाइन अटेंडेंट कहते हैं, उसका पेपर हो चुका है। और हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि आप लोग जिस हिसाब से मेहनत किए होंगे उस हिसाब से अपना बेस्ट से बेस्ट पेपर में दिए होंगे। तो फाइनली इसका पेपर हो चुका है। तो बच्चों ने इसका क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन है जिसको आज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, और सारे क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए हैं। केवल इलेक्ट्रीशियन का जो थ्योरी का सवाल आता है वो सवाल हमें लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध हैं। तो सभी क्वेश्चनों को डिटेल से यहाँ पर हम देखेंगे, समझेंगे, और फिर आप देखिएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। अगर आपका एग्ज़ाम 27 मार्च को है, 28 को है, 29 को है, क्योंकि 3-4 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा, 26, 27, 28 और 29, है ना। तो आपका एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ है तो देखिएगा ये सवाल रिपीट हो सकते हैं दूसरे फॉर्मेट में, और अगर हो चुका है तो भी देखिएगा कि क्या आपने सवाल सही किया है या फिर नहीं। एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दे दीजिएगा कि हमारा एग्ज़ाम हो चुका है या फिर अभी बाकी है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, ये पहला ही क्वेश्चन है। ये पहले क्वेश्चन का कहना है कि मोटर में अधिकतम धारा से निजात दिलाने के लिए किस एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। वो एलिमेंट क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज। जो फ्यूज होती है ना, एक ऐसा एलिमेंट है जिसको सर्किट का सबसे कमज़ोर हिस्सा माना जाता है, सबसे वीक पार्ट होता है। यानी कि अगर किसी सर्किट में 6 एम्पियर की लिमिटेशन है, निर्धारित की गई है कि 6 एम्पियर से ज़्यादा करंट ना चले। बाय द वे, इन द केस अगर इसमें 10 एम्पियर का करंट आ गया तो तुरंत ये सर्किट को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देगा, है ना। और इस पर जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो तार होती है कॉपर की, और इसकी 1083 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहने की कैपेसिटी होती है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे ये गल जाता है ना। कई बार आपने देखा होगा फ्यूज गल गया, उसके बाद दोबारा फ्यूज हम कॉपर की पतली सी बांधते हैं, ठीक है ना। आपके साथ ऐसा हुआ होगा आपके घर में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है फ्यूज। दूसरा देखिए कि किसी चुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय प्रवाह को समाप्त करने के बावजूद भी चुंबक का असर रहती है, इसे क्या नाम दिया जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे भूल सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते। इसका आंसर होगा अवशिष्ट चुंबकत्व। इसका क्या आंसर होगा बताइएगा, अवशिष्ट चुंबकत्व, जिसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, ये इसका ग्राफ बनता है B, यानी कि चुंबकीय सामर्थ्य से चुंबकीय सामर्थ्य, और H होता है चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी, है ना, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी। यानी कि चुंबकीय सामर्थ्य को हम 0 कर लेते हैं, फिर भी इसमें कुछ मान यानी कि कुछ चुंबक का गुण रह जाता है उस पदार्थ में, उसको हम कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। अब इसको समाप्त करने का भी तरीका क्या है, वो है कोअर्सिविटी फोर्स लगा करके। उसका नाम क्या है, कोअर्सिविटी फोर्स। कौन सी फोर्स, कोअर्सिविटी फोर्स। तो कोअर्सिविटी फोर्स लगा करके आप इस अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त कर सकते हैं। और इस अवशिष्ट चुंबकत्व के, अवशिष्ट का मतलब क्या होता है बताइए। अवशिष्ट का मतलब होता है कि पीछे रह जाना। अवशिष्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पीछे रह जाना। तो अवशिष्ट का मतलब हो गया पीछे रह जाना, ठीक है ना। ये इसका आंसर होता है। नेक्स्ट है कि कैपेसिटर द्वारा इंडक्शन मोटर रनिंग स्थिति में कैसे टॉर्क उत्पन्न करती है। तो रनिंग स्थिति में टॉर्क उत्पन्न करने का एक तरीका है, मैं वो तरीका आपको बता रहा हूं। तरीका ये है कि जैसे कि वाइंडिंग में आप सप्लाई देते हैं मोटर की, प्राइमरी वाइंडिंग में आपने सप्लाई दिया, जो भी आपने सप्लाई दिया इसमें क्या जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जनरेट हो गया। इस ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ है, ये किस सिद्धांत पर काम करेगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करेगा। और जब काम करने के बाद रोटर में, किसमें, रोटर में प्रेरित क्या होगी, करंट। रोटर में प्रेरित क्या होगी, करंट। तो स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स और रोटर में उत्पन्न करंट, ये जब आपस में प्रतिक्रिया करेंगे तो क्या जनरेट होगा, ये जनरेट होगा टॉर्क, जिसको हम क्या कहते हैं, घुमाव बल। और मोटर के रोटर को यही टॉर्क घुमाता है, समझिएगा, यही टॉर्क घुमाता है। तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना।
अगला जो सवाल था जो हमारे पास आया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 4 है कि कैपेसिटिव सर्किट में आवृत्ति के मान में वृद्धि करने पर कैपेसिटिव मुकाबला, मुकाबला का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंस, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एक फॉर्मूला मैं आपको लिख दूं तो आपको याद आ जाएगी, जो मैंने पढ़ाया था कि एक्स सी बराबर 2πfc। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो f है, इस f के मान को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, तो फिर इस XC पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए ना, इसके समानुपाती है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो क्या ये नहीं बढ़ेगी, XC बिल्कुल बढ़ जाएगी। XC क्या होती है, ये AC सप्लाई, जो AC सप्लाई यानी कि AC सप्लाई का जो करंट फ्लो होता है उसके मार्ग में रुकावट डालने वाला जो कंपोनेंट है वो है XC। XC का ओम इसका भी मात्रक होता है। जैसे प्रतिरोध रुकावट डालती है ना धारा को प्रवाह होने में, वैसे भी ये भी प्रवाह होने में रुकावट डालती है, इसलिए इसका भी मात्रक होता है ओम। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिंगल क्लास सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में कौन सी घुमावदार लगाई जाती है। बताइए, इतना मक्खन सा इसका आंसर है, इतना सुंदर सा इसका आंसर है। आंसर ये है कि सैंडविच, जो अपन सैंडविच खा जाते हैं ना, वही सैंडविच है ना, सैंडविच वाइंडिंग इसका प्रयोग की जाती है, खाने वाली नहीं, सैंडविच वाइंडिंग या फिर इंटरलीव्ड वाइंडिंग। कौन सी, इंटरलीव्ड वाइंडिंग, सैंडविच वाइंडिंग। अब ऑप्शन तो आप ही देख सकते हैं, उस टाइम पे क्या था, सैंडविच वाइंडिंग थी या इंटरलीव्ड वाइंडिंग थी। हो सकता है कि क्वेश्चन सेम रहे, अगले दिन के एग्जाम में सैंडविच की जगह इंटरलीव्ड वाइंडिंग कर दे और क्वेश्चन सेम रहे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो सैंडविच वाइंडिंग भी होगा और इंटरलीव्ड वाइंडिंग भी होगा। इसमें इस ट्रांसफार्मर के लिए जो कोर तैयार किया जाता है, ठीक है ना, वो कोर होता है ई और आई। ये देखिए, ई हो गया, ई प्रकार की कोर हो गई, एक हो गई आई प्रकार की कोर, और इस प्रकार से इसका कोर जिस पर वाइंडिंग लपेटते हैं उसको तैयार किया जाता है। लेकिन जब आप देखते हैं बुक में तो आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आती है ना, इस प्रकार से नज़र आती है, और फिर यहाँ पर ये वाइंडिंग लपेटी हुई होती है ना, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर होती है ST वाइंडिंग, नीचे होती है LT वाइंडिंग, है ना, ऐसे ही होती है सैंडविच वाइंडिंग, ठीक है ना। ये होती है हमारी सैंडविच वाइंडिंग। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज रेटिंग केबल की क्षमता कितनी होती है। अब इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है। एक्स्ट्रा EHV लाइन के लिए जो प्रयोग किया जाता है केबल, उसका वोल्टेज ग्रेडिंग होती है 66 किलो वोल्ट, है ना। इससे आगे भी होती है 500 किलो वोल्ट, यानी कि 66 किलो वोल्ट से 500 किलो वोल्ट तक के इसकी कैपेसिटी होती है। और ऐसे केबल का प्रयोग ओवरहेड नहीं, अंडरग्राउंड लाइन के लिए जो किया जाता है, वोल्टेज को ट्रांसफ़र करने के लिए जिस केबल का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रभाव का गुण तभी तक विद्यमान रहता है जब तक उसमें धारा का प्रवाह होता है। कौन सी चुंबक कहलाती है। लो यार, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। 26 मार्च के एग्ज़ाम में तो बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आ गया ना, चुना हुआ क्वेश्चन आया है। अब अगले एग्ज़ाम में नहीं पता, लेकिन जिनका एग्ज़ाम इस डेट को रहा होगा ना, वो तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात है। कौन सी चुंबक उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक इस प्रकार से उत्पन्न होता है। ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए किस एक्सेसरीज की आवश्यकता पड़ती है। ड्राइंग भी आपके इस सिलेबस में था, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी थी। तो देखिए, ड्राइंग से एक सवाल हमारे पास आया हुआ है, इसको हम कहते हैं क्लिप, ठीक है ना। यानी कि ड्राइंग जब आप बनाते हैं तो इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि किसी भी लाइन को आसानी से देखा जा सके, समझा जा सके और पढ़ा जा सके। अब मान लीजिए कि आप एक स्टार्टर बना रहे हैं, उस स्टार्टर का आप डायग्राम बना रहे हैं, यानी कि आप एक ड्राइंग बना रहे हैं। तो उस ड्राइंग में जो लाइन आप खींच रहे हैं, जिस वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर ड्राइंग बनाने का क्या ही मतलब होगा, कुछ मतलब नहीं होगा। तो एक जो सीट आती है जिस पर हम ड्राइंग बनाते हैं, वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। उसके लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, क्लिप का प्रयोग कर लेते हैं ना। अगला सवाल यहाँ से शुरू होता है, नेक्स्ट सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रारंभ करने वाला यानी कि इंडक्टर, प्रारंभ करने वाला का नाम क्या हो गया, इंडक्टर। इंडक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इंडक्टर, देखिए, इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र को स्टोर करता है। ये क्या करता है, जो ऊर्जा होती है, एनर्जी
इसको चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ये क्या करती है, स्टोर करती है, और फिर धारा के मान में अचानक जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का ये विरोध करती है। यानी कि अगर करंट चल रही है इस लेवल पे, है ना, अचानक से करंट घट गई, फिर चल रही है, फिर ज़्यादा घट गई, इस प्रकार से अगर करंट चल रही है इसका ये क्या करेगी, विरोध करेगी। मोटर में अर्थिंग का परीक्षण और लीड का परीक्षण कितने समय अंतराल पर करना चाहिए? देखिए ये तो मुझे आइडिया नहीं है, ये जो जिसके पास एक्सपीरियंस है ना, जिसके पास एक्सपीरियंस है काम करने का, वो उसको पता होगा। अंडरग्राउंड केबल में वोल्टेज का निर्धारण किस अनुसार किया जाता है? ये इंसुलेटर के अनुसार किया जाता है, इंसुलेशन के अनुसार, है ना। क्योंकि इंसुलेशन के अनुसार इसलिए किया जाता है क्योंकि इंसुलेटर का जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो किलो वोल्ट में होती है, किलो वोल्ट प्रति एमएम में होती है। ये जो किलो वोल्ट दर्शा रही है ना, इसका मतलब क्या है, ये इंसुलेशन के बारे में बता रही है। तो इंसुलेशन की कैपेसिटी से हम डिपेंड करते हैं वोल्टेज कितना देंगे। परिणामित परीक्षण के लिए अनुमित वोल्टेज कितनी होती है? अब ऑप्शन तो मेरे पास है नहीं यार कि ओपन सर्किट के लिए है कि शॉर्ट सर्किट के लिए। अगर ओपन सर्किट के लिए होगा तो लिखिएगा कि रेटेड वोल्टेज का 125% बढ़ा करके, ठीक है ना। अगर शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग होगी तो 5 से 25% रेटेड वोल्टेज से बढ़ा करके दी जाती है। और इतना हाई वोल्टेज इसलिए दिया जाता है कि हम इंसुलेशन का भी परीक्षण कर सके कि इंसुलेशन इतने वोल्टेज को सहन कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। ग्राउलर यानी कि ग्राउलर का परीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्राउलर से हम क्या मापते हैं? डीसी मोटर का जो आर्मेचर का ओपन सर्किट होता है उसको, शॉर्ट सर्किट को भी नाप सकते हैं या फिर अर्थ टेस्ट भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ये सारे टेस्टिंग ग्राउलर से पॉसिबल है। ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की घुमाव होती है? तो ट्रांसफार्मर में होता है स्टार डेल्टा, है ना, स्टार डेल्टा वाइंडिंग, डेल्टा स्टार वाइंडिंग। ये जैसे हमें ट्रांसफार्मर को यूज में लेना है, स्टेप अप या स्टेप डाउन या फिर पावर ट्रांसफर के लिए। 6 एम्पियर 250 वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता कहाँ पर होती है? ये कोई सवाल नहीं बनता, जो भी भेजा है हमारे पास ये सवाल सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है। ये सर्विस लाइन की सप्लाई होती है। 250 वोल्ट सिंगल फेज वाली जो लाइन होती है वो सर्विस लाइन होती है और आम तौर पर घरों पे यूज़ की जाती है, इंडस्ट्रियल के लिए यूज नहीं होता। ओवरलूप वाइंडिंग होती है जिसको हम लैप वाइंडिंग कहते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँ ओवरलूप लैप लूप वाइंडिंग को, तो एक कम्यूटेटर हो गया। देखिए ये 3 कम्यूटेटर हैं डीसी मोटर के, और यहाँ पर आप देखिएगा कि कैसे ये ओवरलूप करती है ना। ये देखिए यहाँ से ओवरलूप कर रही है और फिर ये ऐसे 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 ये ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ से एक वाइंडिंग यहाँ से क्रॉस कर रही है, ओवरलूप कर रही है, यानी कि एक के ऊपर एक चढ़ रही है। इसको हम क्या कहते हैं? 1 2 3, ये हमारी लैप वाइंडिंग है ना। कुछ सवाल और है, देखिएगा 1-2 सवाल और है कि डीसी मशीन में रेजिस्टेंस का परीक्षण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम मैगर का यूज करते हैं। अर्थिंग का मुख्य कार्य होता है लीकेज करंट से सुरक्षा देना। कैपेसिटर डीसी सप्लाई पर किस प्रकार व्यवहार करेगी? ये ब्लॉक कर देगी, है ना। ये क्या कर देगी? डीसी को ब्लॉक, यानी पास नहीं होने देगी, एसी को पास होने देगी। डीसी जनरेटर में ईएमएफ विद्युत वाहक पर प्रेरित होने के जिम्मेदार कौन है? तो आर्मेचर जिम्मेदार होता है। कौन सा? आर्मेचर प्लस पोल्स होते हैं, है ना। आर्मेचर और पोल्स जिम्मेदार होते हैं ईएमएफ जनरेट करने के लिए। ईसीसी का मतलब होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ईसीसी का फुल फॉर्म है। डीसी मोटर के लिए सॉफ्ट टार्क का सूत्र होता है कि सॉफ्ट टार्क बराबर ब्रेक हार्स पावर गुणे 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है वो, 735.5 वाट होता है वो, और 2 पाई एन न्यूटन और मीटर। ये फॉर्मूला होता है आपके लिए डीसी मोटर के लिए, ठीक है। जो भी दोस्तों आपका एग्जाम चाहे 26 को हुआ हो, चाहे 27 को होगा, चाहे 28 को या फिर 29 को, 8717918422 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इस नंबर को नोट कर लीजिए अपने मोबाइल में और ग्रुप में शामिल हो जाइए। जो भी सवाल आपको ध्यान रहेगा एग्जाम देने के बाद उसको जरूर इस पर सेंड कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।